खुश नसीब हैं वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग हमेशा अमर हो जाते हैं। ऐसे वीर जवानों को हमारी और हमारे पूरे सेहत आपकी और के परिवार की ओर से बहुत बहुत जो है जय हिंद कहना चाहूँगी। और इसी के साथ नमस्कार आप सभी का कार्यक्रम सेहत आपकी में। दर्शकों, आप अक्सर गौर करते होंगे, देखते होंगे कि जब भी आपने अपने घर पे कोई दीपक जलाते हैं तो क्या चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है दिया, और साथ ही साथ उसमें जो हम तेल डालते हैं और घी डालते हैं तभी तो वो दीपक जलता है ना। तो बस कहने का कुल यही मतलब है कि अगर हम अपनी सेहत के बारे में यही बात करें तो अपनी सेहत की देखभाल करने के लिए क्या ज़रूरी है। जब हम उसकी अच्छे से केयर करेंगे, हर एक चीज़ का अच्छे से ध्यान रखेंगे, तभी हम अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। और इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हम पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि आपके लिए ऐसे तमाम विषय लेकर आएँ ताकि आप उन्हें जानें, समझें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो आज भी देर किस बात की है, ले चलते हैं आपको एक खास विषय की ओर। आइए जानते हैं कि आज का विषय क्या है। दर्शकों, एक ऐसा विषय शायद जिसको लेकर के हम में से बहुत से लोग हैं उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रोस्टेट की, जिसको लेकर के शायद बहुत से लोग खुलेआम बात नहीं करते हैं। और आपको ये बता दें कि ये जो बीमारी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, अक्सर देखा जाता है कि जब एज बढ़ती है पुरुषों में तो ये समस्या आजकल एक आम होती जा रही है। इसको कैसे पहचानें, इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करें, आज इसी पर तमाम हम बातचीत करेंगे स्टूडियो में मौजूद अपने एक्सपर्ट के माध्यम से। तो आइए देर किस बात की है, बढ़ते हैं इस कार्यक्रम की ओर और सबसे पहले परिचय कराते हैं अपने एक्सपर्ट का आपसे। तो आज हमारे साथ हैं, आपको बता दें, डॉक्टर वेद भास्कर जी, जो कि वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट हैं लखनऊ में। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज इस कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। आज दूरदर्शन के माध्यम से मैं सब दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं और जो भी जानकारी मैं देना चाहूँगा वो उम्मीद है सब लोगों को लाभ मिलेगा इससे। और बिल्कुल इसी के साथ साथ अपने दर्शकों से हम ये कहना चाहते हैं कि एक सजीव फोन इन कार्यक्रम है। अगर आपकी इस विषय से संबंधित कोई भी जिज्ञासा, कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस इस कार्यक्रम में जो भी नंबर आपको दिखाया जा रहा है, इस नंबर को डायल करके आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। तो आइए जल्दी से कॉपी पेंसिल उठाइए और नंबर नोट करिए। नंबर है 0522401598। दूसरा नंबर है हमारा 0522220556। इन नंबर्स को आप डायल करिए और इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फिलहाल तो आइए देर नहीं करते हैं, बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। और जैसा कि विषय एक बार आपको बता दें फिर से, विषय है प्रोस्टेट। इस पे आप अपनी जो भी राय है हमारे एक्सपर्ट से ले सकते हैं। तो सर, जैसा कि आज का ये जो विषय है प्रोस्टेट, इसके बारे में सबसे पहले तो शायद हमें और हमारे दर्शकों को ये जानना ज़रूरी है कि ये क्या होता है और इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, प्रोस्टेट एक ग्रंथि है, एक ग्लैंड है जो पुरुषों में पाई जाती है जी। और ये बिल्कुल ब्लैडर जहाँ खत्म होता है और जहाँ पेशाब का रास्ता यूरेथ्रा निकलता है वहाँ से उसके जंक्शन पे होता है और यूरेथ्रा को चारों तरफ से ये इनकम पास करता है। इसका मेन काम ये होता है कि जो हमारे सीमेन जो वीर्य निकलते हैं हमारे, वो इसके थ्रू निकलते हैं, इसके थ्रू होकर निकलते हैं यूरेथ्रा में। और इसके अंदर कुछ ऐसे तत्व बनते हैं जो उसके लिए ज़रूरत है पोषण के लिए उनके। तो बेसिकली हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम आता है। जो बच्चे पैदा करने की जो हमारी क्षमता होती है उसमें इसका रोल है प्रोस्टेट का। और कहने के इसको मर्दानगी से भी रिलेट करते हैं इसकी वजह से। अच्छा सर, इसकी वजह से कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं और अगर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके लक्षणों को हम कैसे पहचानेंगे? हाँ, इसके प्रॉब्लम्स को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन जो होता है उसको हम कहते हैं BPH या बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट, जो कि एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है विच विल बी सीन ऑलमोस्ट इन एवरी मैन। हर पुरुष को ये प्रॉब्लम एक टाइम पर आएगी, फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है और सबके होने हैं। दूसरा होता है इसको हम बोलते हैं कैंसर प्रोस्टेट, उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। तीसरा होता है दैट इज एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस, जिसमें कि एक्यूट इन्फेक्शन प्रोस्टेट में हो जाता है, स्पेशली यंग लोगों में देखा जाता है। एंड चौथा नंबर पे आता है क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस या क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम।
इसमें क्या होता है कि प्रोस्टेट में इन्फेक्शन कभी रहा, उसके बाद उसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से पेशेंट को वेग से सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट काफ़ी परेशान होते हैं, ढंग से कोई डायग्नोसिस नहीं कर पाता है एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। तो इन 4 कैटेगरी में इसको हम देख सकते हैं। लक्षण सबके थोड़े थोड़े अलग जैसे होते हैं, लेकिन बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट और कैंसर प्रोस्टेट के लक्षण जो होते हैं वो स्टार्टिंग में सिमिलर होते हैं। सर इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए उनकी कॉल ले लेते हैं। ओके, हेलो हेलो। मैं जानना ये चाहता हूँ जी, आप जी बाबा रंकित है, मैं जानना ये चाहता जो प्रोस्टेट है कैंसर का भी रूप धारण कर लेती है, तो हमें कब पता चलता है, इसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं कि जिससे हम जान सके कि हाँ कैंसर हो चुका है, तो हमें इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सर हम इसी क्वेश्चंस पे आगे रहते हैं, और जैसा कि हमारे जो साथ जुड़े हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे इसके बारे में, आप बताइए। हाँ जी, ये बेसिकली प्रोस्टेट कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं इनिशियली सेम होते हैं जो बीपीएच के होते हैं, और कई बार सिम्टम्स नहीं भी होते हैं। तो इसमें जैसे यूरिन का बार बार लगना दिन में या रात में, पेशेंट को जब यूरिन जाता है तो ऐसा लगता है कि पूरा यूरिन क्लियर नहीं हुआ, कुछ अंदर रह गया। यूरिन की जो अर्जेंसी का, मान लो यूरिन लगा तो उसको तुरंत भागना पड़ा बाथरूम, अगर नहीं गया तो कपड़ों में निकल जाएगा। या फिर ऐसा लगता है कि जब यूरिन गया तो बहुत टाइम लग रहा है करने में, स्लो प्रोसेस, स्लो यूरिन निकल रहा है हमारा, रुक रुक के आ रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं इनिशियल सिम्टम्स होते हैं प्रोस्टेट के बढ़ने के। उसके बाद जैसे यूरिन में ब्लड का आना पॉसिबल है इस केस में, दोनों इवन बीपीएच में और कैंसर दोनों में ब्लड आ सकता है। और हम आगे बढ़ते हैं, सपोज एडवांस्ड सिम्टम्स में जाते हैं कि अगर सपोज कैंसर और प्रोग्रेस कर रहा है तो क्या कर सकता है। कभी कभी जो हमारे यूरेट्रिक ऑरिफिस होते हैं, जो ब्लैडर में हमारे किडनी का रास्ता खुल रहा है, उसको इनकेस कर लेता है, उसके बाद हमारे दोनों गुर्दे सूज जाते हैं और किडनी कम काम करना शुरू करती है, काम में प्रॉब्लम आ जाती है किडनी के। अगर और ज़्यादा फैल जाता है तो वो सबसे कॉमनली हड्डियों में चला जाता है, और हमारे पास पेशेंट के बाद बहुत लेट से आते हैं, हड्डियों का पेन, बोन पेन लेकर आते हैं कि स्पाइन में पेन हो रहा है या स्पाइनल फ्रैक्चर हो गया है, और जब हम देखते हैं तो पता लगता है कि ऑलरेडी ये प्रोस्टेट कैंसर था जो फैल के यहाँ तक पहुँच चुका है। तो सिम्टम्स स्टार्टिंग इट कैन बी फ्रॉम एसिम्प्टोमेटिक, जहाँ कोई सिम्टम्स नहीं है, अप टू बोन पेन जहाँ तक ऑलरेडी कैंसर फैल चुका है। तो इसका एक बड़ा रेंज है, और हम ये कह सकते हैं कि यूजुअली सिम्टम्स पे होने पे तो दिखाना ही है, और 60 के प्लस हम पेशेंट ये भी कहते हैं कि आप रूटीन चेकअप भी अपने करा लिया कीजिए। इस बारे में आगे ही बात करेंगे कि कैसे चेकअप करते हैं प्रोस्टेट के लिए। बिल्कुल। और 60 के बाद रिकमेंडेशन है कि हर आदमी की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, हर पुरुष की। सर आपने जैसा बताया कि जो इसके जो प्रोस्टेट कैंसर है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, लेकिन लक्षण पता होने के बाद और कौन सी ऐसी स्टेज है कि जो इसका इलाज क्या संभव, कहाँ तक, किस स्टेज तक हो सकता है? देखिए, किसी भी कैंसर के लिए ये कहा जाता है कि जितना जल्दी पकड़ लो उतना अच्छा, बिकॉज उतना ज़्यादा चांस है उसको हम क्योर कर पाएंगे। और सेम गोज ट्रू विद प्रोस्टेट कैंसर। अगर हम प्रोस्टेट कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं तो उसको हम कंप्लीट क्योर कर सकते हैं। पेशेंट कैन बी कंप्लीटली क्योर्ड ऑफ कैंसर, एंड उसकी लाइफ जो नॉर्मल चलती है वैसे चलने शुरू हो जाती है। इसलिए हम पेशेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि अब जब भी कोई सिम्टम्स हो तब तो दिखाना ही है, और ना हो तो भी आप 60 प्लस अगर एज में हैं तो अपने यूरोलॉजिस्ट से साल में एक को जरूर मिले, और जो भी रिक्वायर्ड टेस्ट है वो कराते रहें, सो दैट हम उसको जल्दी पकड़ सकें जब भी कभी शुरुआत हो रही है उस चीज़ की। तो और उसको हम ट्रीटमेंट पूरी तरह से कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि ट्रीटमेंट में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। अच्छा सर, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि पेशाब में अगर दिक्कत आ रही है या जो भी यूरिन पास कर रहे हैं उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो वो सोचते हैं कि क्या उनको प्रोस्टेट तो नहीं है। तो क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि दिक्कत होने समस्या कई सारी हो सकती हैं, जैसे सपोज यूटीआई हो गया, इन्फेक्शन हो गया, ये मान लीजिए स्ट्रक्चर हो गया, नैरोइंग होगी पेशाब के रास्ते की, तो भी पेशाब में दिक्कत आएगी, फ्लो अच्छा से नहीं आएगा, जोर लगाना पड़ेगा, फ्लो धीरे धीरे आएगा। लेकिन यूजुअली जो एक 50-60 के एज के बाद प्रॉब्लम होती है तो जनरली इसको हम प्रोस्टेट को ही मान के चलते हैं, मेल्स में स्पेशली। डायबिटीज़ एक रीज़न है। डायबिटीज़ मान लो किसी का कंट्रोल नहीं हो तो शुगर निकलता है यूरिन में आपके, और साथ में यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। फीमेल्स में या मेल्स में अगर आप मान लो ऐसी मेडिसिन खाते हैं जो आपके यूरिन को निकालती है, जैसे डाइटर, रिलैक्सिक्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं, तो कुछ हार्ट में दी जाती हैं कंडीशंस में, तो उसकी वजह से यूरिन कई बार जाना, बार बार जाना हो सकता है। तो कारण कई सारे हो सकते हैं इस चीज़ के। तो एग्जैक्ट कारण क्या है वो आपके डॉक्टर देख के सब समझ के डिसाइड करते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम प्रोस्टेट की वजह से हो रही है या कोई और कारण है। एक एज के बाद यू कैन सर्टेनली से कि मैक्सिमम केसेस प्रोस्टेट की वजह से ही होते हैं 50-60 एज के बाद। तो किस उम्र में, जैसा आपने कहा कि 50-56 के अराउंड जो है ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, और आजकल ये प्रॉब्लम जो है वो पुरुषों में देखा जा रहा है कि बहुत सामान्य होती जा रही है। किस उम्र में सही उम्र है कि हमें ये टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि 50 और 56 में हमें पता चलेगा, तो आप थोड़ा सा अपने जो है एज बढ़ रही होगी उस तरफ पहुंच रहे होंगे। अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तब तो आप जिस भी एज के आपको दिखाना ही है आके, तो उसके लिए फिर हम देखते हैं कि यंग एज में कई बार प्रोस्टेटाइटिस हो जाता है, उस पर सेम प्रॉब्लम आ जाती है कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, बुखार आ रहा है, दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, तो आपको आना पड़ेगा। अगर आप एक अराउंड 40-45 एज क्रॉस कर चुके हैं और आपको पेशाब में दिक्कत शुरू हुई है तो ज़्यादा चांस है कि प्रोस्टेट की वजह से प्रॉब्लम शुरू हो रही होगी। उस केस में जब आप एंड अगर हम कैंसर की बात करें
तो कैंसर का रेगुलर स्क्रीनिंग हम 60 प्लस में करते हैं, बट 50 प्लस पेशेंट अगर हमारे सिम्टम्स लेकर आते हैं तो हम एक आध PSA एक जांच होती है उसको जरूर करा के देखते हैं कि कोई ऐसा इशू तो नहीं शुरुआत हो रही है। एंड जो पेशेंट्स जिनमें रिस्क ज़्यादा है, जैसे कि इनके सपोज भाई को या फादर को या ब्रदर किसी को अगर कैंसर प्रोस्टेट है फैमिली में, जेनेटिक उसको बोलते हैं, हिस्ट्री है, उसमें हम स्क्रीनिंग जल्दी शुरू करते हैं। 40-45 ईयर्स के में हम स्टार्ट स्क्रीनिंग, जिसमें जो हाई रिस्क पेशेंट्स हमारे लिए होते हैं। रूटीन पेशेंट में 50 प्लस में हम 1-2 बार करा के देखते हैं, 60 प्लस में तो हम रेगुलरली हर ईयर PSA करा के टेस्ट करके स्क्रीनिंग सर, PSA जो जांच है उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि और ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जांचें हैं जो करानी चाहिए। देखिए, जब पेशेंट हमारे पास आता है सिम्टम्स लेके कि हमें यूरिन में दिक्कत हो रही है, तो कुछ टेस्ट होते हैं जो हम कराते हैं टू कम टू कंक्लूजन की प्रॉब्लम क्या है पेशेंट की। जैसे मान लीजिए उसका फर्स्ट स्टेप हम होता है एग्जामिनेशन करते हैं क्लिनिकली, एंड उसमें हम देखते हैं प्रोस्टेट को फील करते हैं फिंगर डाल के लेटरिंग रास्ते से कि वो ग्लैंड कितनी बड़ी है, साइज़ क्या है उसका, उसमें कोई गांठ तो नहीं फील हो रही है, कोई उसका साइज, उसमें कोई ऐसा नहीं उसका सर्फेस इरेगुलर हो गया है, हार्ड हो गया है, तो वो हमें सजेस्ट करता है कि क्या ये कैंसर, क्या ये बेनाइन एनलार्जमेंट है या क्या ये कैंसर हो सकता है, तो हमें एक हिंट मिल जाता है वहाँ से। नेक्स्ट पेशेंट का हम एक यूरिन को फ्लो कराते हैं, यूरोफ्लो बोलते हैं उसको। उस फ्लो में हमें काफ़ी आइडिया लग जाता है कि रुकावट कितनी है, पेशाब कितना रुक रहा है पेशेंट का उसके रुकावट की वजह से। अच्छा। फिर एक अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं कि एग्जैक्ट साइज क्या है प्रोस्टेट का और क्या किडनीज पे कोई नुकसान पहुंच तो नहीं पहुंच रहा है इसके वजह से, तो वो उसमें क्लियर हो जाता है। उसके बाद एक PSA ब्लड टेस्ट हमने डिस्कस किया, वो करा के देखा जाता है कि ये जो हमें प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ना शुरू हुआ है इसमें कोई कैंसरस चेंज तो नहीं आ रहे हैं। तो रेक्टल एग्जामिनेशन एंड PSA दो चीज़ मिला के हम काफ़ी हद तक वी कैन प्रेडिक्ट कि हाँ चांस ऑफ कैंसर इसके अंदर में है या नहीं, और है तो कितने हैं। अच्छा। और अगर हमें लगता है कि नहीं इसके अंदर में चांसेस ज़्यादा है कैंसर के लिए, हाँ, तो फिर हम नेक्स्ट फर्दर टेस्टिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे उसमें हम MRI करा के देख सकते हैं, या बायोप्सी कराने से। एंड अल्टीमेट ट्रीटमेंट, अल्टीमेट डायग्नोसिस जो है वो बायोप्सी पर निकल के आती है। बिकॉज जैसे एक मैं बताना चाहूँगा दर्शकों के बाद, एक मिथ है मन में कि हम बायोप्सी कराएंगे तो हमारा कैंसर फैल जाएगा। ये कई पेशेंट से पूछते हैं कि साहब हम बायोप्सी कराएंगे कैंसर फैल जाएगा हमारा। बिल्कुल, इसके बारे में जरूर। तो इसलिए हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि ये प्रोस्टेट कैंसर ऐसी कैंसर जिसमें कि ये प्रूव्ड है कि बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता है, और बिना बायोप्सी की हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि बायोप्सी के बाद ही चीज़ें 100% क्लियर होती हैं, एंड देन ओनली वी कैन स्टार्ट प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर यू। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम सभी जो है नॉर्मली जितने भी पेशेंट होंगे वो पैनिक हो जाते हैं। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बायोप्सी करा रहे हैं, जैसा कि डॉक्टर ने कहा है कि आपको लगता है कि आप कैंसर की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पैनिक मत होइए, जैसा डॉक्टर सलाह दे रहे हैं उसको जरूर फॉलो करिए। और ये बायोप्सी ऐसा कोई मेजर प्रोसीजर भी नहीं है, कई बार हम OPD प्रोसीजर की तरह से करते हैं इसको, और पेशेंट को हम सेम डे 2-4 घंटे में घर भी भेज देते हैं। तो ऐसे बहुत डरने की जरूरत भी नहीं है कि हाँ बायोप्सी से, इट्स नॉट अ मेजर प्रोसीजर, और इसके बिना डायग्नोसिस भी 100% श्योर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए तो करना जरूरी है। ओके सर, अभी जैसा कि आपने बात करी थी PSA, ये जो टेस्ट है वो कितना विश्वसनीय है? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें भी एक बहुत मिथ है। पेशेंट हमारे पास सीधा आके बोलते हैं डॉक्टर साहब हमें कैंसर हो गया, हमने पूछा कैसे हो गया, तो कहते हैं सर हमारा PSA बढ़ा आया है। तो PSA स्टैंड्स फॉर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये सिर्फ इतना दिखाता है कि ये जो एंजाइम है ये प्रोस्टेट से रिड्यूस हुआ है और कुछ प्रॉब्लम प्रोस्टेट में है, बट इट इज़ नॉट सिनोनिम विद कैंसर। ऐसा नहीं कि PSA बढ़ गया तो आपको कैंसर हो गया, ये चीज़ नहीं है। PSA बढ़ने के कई कारण होते हैं, लाइक इन्फेक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, इजैकुलेशन, तो कई सारी चीज़ों में, एंड ऑब्वियसली प्रोस्टेट कैंसर, तो कई सारी चीज़ों में PSA बढ़ सकता है। तो पहली बात तो हम एक सिंगल रीडिंग लेकर डिसाइड नहीं करते कि हाँ ये कैंसर है कि नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब तक हम बाकी चीज़ें रूल आउट ना कर दें कि हाँ उसमें ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है पेशेंट को, जो कि ज़्यादा कॉमन है, तो तब तक हम PSA के एक वैल्यू को लेके एक कैलकुलेशन में जंप नहीं करते कि ऐसे कैंसर हो गया है। हाँ, अगर PSA किसी का बहुत हाई है कि हज़ारों में है, तब तो यूजुअली ये मान सकते हैं कि हाँ कैंसर की तरफ ही ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहा है। लेकिन रूटीन जो पेशेंट हमारे पास आते हैं जो PSA लेके, तो हम जनरली पेशेंट को एक डिपेंडिंग उसका क्या फाइंडिंग्स है, एक एंटीबायोटिक का कई बार कोर्स देते हैं, लगता है इन्फेक्शन पॉजिटिव है तो, एंड एक रिपीट PSA भी कराते हैं। और रिपीट PSA का जो ट्रेंड फॉलो करते हैं कि ट्रेंड क्या, अगर PSA राइजिंग ट्रेंड पर है, बढ़ रहा है कंटिन्यूसली विद टाइम, देन वी से कि हाँ इट इज मोर। इसकी रेंज जरूर हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से दर्शकों को ये भी एक कंफ्यूजन रहता है। जी, इसके नॉर्मल रेंज जो है लेस देन 4 मानते हैं हम लोग। 4 to 10 जो होता है वो अगेन ग्रे जोन में आ जाता है कि कैंसर है ये नहीं, नॉट श्योर। मोर देन 10 यूजुअली कहते हैं मोर टुवर्ड्स कैंसर, बट हमने ऐसे कई पेशेंट देखे हैं। आज सुबह मैंने एक पेशेंट देखा है जिसका PSA 95 है और उसको सिर्फ इन्फेक्शन है ना, तो कई बार से इन्फेक्शन में PSA 100 तक पहुंच जाता है, तो इट इज़ पॉसिबल। बट देन जो यूजुअल रेंज हम मानते हैं अप टू 10 मानते हैं कि ग्रे जोन में, मोर देन 10 यूजुअली कैंसर के लिए माना जाता है। ओके सर, अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो जी, आपका स्वागत है जी, अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। मैं डॉक्टर संदीप वर्मा बोल रहा हूँ जी। मैं लखीमपुर प्रैक्टिस करता हूँ होम्योपैथी। मैं जानना चाहता हूँ सर, कई यंग पेशेंट्स आते हैं तो उनमें जो प्रोस्टेटिक सिस्ट की प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, उनका जो अल्ट्रासाउंड कराते हैं जी जी,
तो उसी के बारे में जानकारी चाहिए हमें कि ये केसेस को डायग्नोज करें कि किडनी स्टोन है या कोई यूटीआई है। तो सर प्रोस्टेटिक सिस्ट यूजुअली बिनाइन होता है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। कैल्सिफिकेशन भी कई बार मिलते हैं प्रोस्टेट में हमें देखने के लिए, वो अगेन सजेस्ट करते हैं कि पेशेंट का भी इन्फेक्शन रहा है पास्ट में, बट हमें कुछ अक्यूटली उसमें कुछ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। यूजुअली ये सिम्टोमेटिक नहीं होते हैं और ये कैंसरस भी नहीं होते हैं, तो प्रोस्टेटिक सिस्ट के लिए कैल्सिफिकेशन के लिए कोई एक्टिव ट्रीटमेंट ज़रूरत नहीं पड़ती है सर। उम्मीद कर रही हूँ कि हमारे जो कॉलर हैं जिन्होंने कॉल किया उनकी समस्या का समाधान हुआ होगा। फिलहाल तो डॉक्टर इतनी सारी चीज़ें आपने बताई कि इसके क्या लक्षण होते हैं, कौन कौन से टेस्ट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं जो कराने चाहिए, इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज करने की हम आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर शायद मैं सही कह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि एक बार आप हमारे जो दर्शक हैं खासकर पुरुषों को इस चीज़ के लिए ज़रूर बोलिए। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि होता क्या है, पेशेंट एक बार हमारे पास आता है, टेस्ट करा लिया, उसको लगता है कि हाँ रिपोर्ट ठीक है, फिर वो सोचता है कि चलो हम तो निश्चिंत, मतलब वो निश्चिंत हो जाता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये PSA ऐसी चीज़ है आपको एवरी 60+ के बाद एज में आपको हर साल करानी पड़ेगी, बिकॉज जब तक आप जीवित हैं तब तक आपके पास खतरा कैंसर का बना हुआ है आपके ऊपर, तो उस खतरे को हमें बस डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो सबके साथ ही वो रिस्क है। तो हमें उसमें बस प्रिकॉशन लेना है कि हमें साल में एक बार वो PSA की टेस्ट करानी ही है ना, भले ही हम डॉक्टर से मिले ना मिले, बट वो रूटीन टेस्ट साल में एक बार होना है। और अगर बढ़कर आता तो घबराना नहीं है, आप डॉक्टर से मिले, हो सकता है किसी वजह से बढ़ गया होगा, जो भी रीज़न है फिर हम फाइंड आउट करेंगे और फिर ट्रीटमेंट करेंगे अकॉर्डिंगली। बिल्कुल, बिकॉज बीमारी से भागने से फायदा नहीं है, बीमारी को फेस करना है, जो भी है उसको फेस करना है, उसका ट्रीटमेंट कराना है। फेस करिए। और सर इतनी सारी बातों के बाद इतनी सारी चीज़ें कि क्या होना चाहिए, किस तरीके से इसके लक्षण होते हैं, लेकिन इसका इलाज किस तरीके से होता है जो प्रोस्टेट से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या बीमारियां होती हैं? जी देखिए, इसका इलाज के कई तरीके होते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि मेन पेशेंट जो आते हैं 4 टाइप के आते हैं हमारे पास। एक्यूट स्टेज में अगर आ रहा है इन्फेक्शन लेकर, तो उसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स होते हैं, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है, कभी कभी उसमें पस बन जाता है तो हमें इसको निकालना पड़ता है काट के। अगर पेशेंट क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम लेकर आ रहे हैं, जिसको ये बहुत कॉमन है, लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, और ये एक ऐसी परेशानी है जिसको बहुत लोग डायग्नोज भी नहीं कर पाते हैं। तो पेशेंट सालों से एंटीबायोटिक खाते रहता है, कुछ और दवाइयाँ खाते रहता है, उसको कुछ खास फायदा मिलता नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स को हमें समझाना पड़ेगा कि कई बार इसमें कुछ न्यूरोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं, तो पेशेंट को थोड़ा सा मेंटल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। एक सिट्स बात हम बोलते हैं, गर्म पानी बैठने से काफ़ी रिलीफ मिलता है उसको, कुछ योगा प्राणायाम से फ़ायदा मिलता है जिसमें उसके मसल्स रिलैक्स हो सके, माइंड रिलैक्स हो सके, एंड कुछ मेडिसिन दी जाती है इसके लिए। तो जनरली पेशेंट वो भी रिस्पॉन्ड कर जाते हैं विद टाइम, ऊपर नीचे थोड़ा चलता है बट यूजुअली रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। अब जो मेन मोस्ट कॉमन जो BPH जो हम देखते हैं डेली लाइफ अपने प्रैक्टिस में, जो एजिंग प्रोसेस है विद ऑलमोस्ट एवरी मेल है सम इलाजमेंट ऑफ प्रोस्टेट, उसमें क्या होता है कि नॉर्मली लाइफस्टाइल चेंजेस एंड मॉडिफिकेशन से कई लोगों को फ़ायदा मिल जाता है, बट मैक्सिमम लोगों को कुछ दवा शुरू करनी पड़ती है साथ में। और ये देखा गया है कि लाइफस्टाइल चेंजेस एंड मेडिसिन मिला के मैक्सिमम पेशेंट जो है वो ठीक चलते हैं, उससे रिकवर होने लगते हैं, चीज़ों में उनको सिम्टम्स में आराम मिल जाता है उनको, और वो कई सालों साल तक उस पर मेंटेन कर लेते हैं। सर इसी में हम एंटीबायोटिक के बारे में आपसे पूछेंगे, लेकिन टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो मैम, आपको और सर को नमस्ते। बिल्कुल नमस्ते आपको भी जी, अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछिए। मैम हम आकांक्षा बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ से। जी आकांक्षा जी, अपने फादर के बारे में पूछना है। बिल्कुल जी पूछिए। 65 साल है सर, उनको 45 ग्राम का प्रोस्टेट बताया गया है। ओके सर, वो रात को उठ के बार यूरिन जाते हैं। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया है, तो उन्होंने उनको टैंसिलोसिन हाइड्रोक्लोराइड टैमग्रेस 0.4 mg की दवाई दी सर, उससे उनको उतना आराम नहीं आया सर, तो तब दवाई चेंज करके सिलोडोसिन 8 mg सिलोडॉल 8 mg सर वो भी दिया, तो उससे भी उनको उतना आराम नहीं आया है। तो सर ये आगे इसमें क्या कर सकते हैं? जी हम इस बारे में बस बात ही कर रहे थे कि ट्रीटमेंट में क्या करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, पहला जो होता है लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे पानी कम पीना शाम के टाइम के बाद से, चाय कॉफ़ी कम करना, अल्कोहल टोबैको अगर लेते हैं तो कम करना, सिगरेट कम करना, तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। फिर हम मेडिसिन ट्राई करते हैं पेशेंट भी, एंड मैक्सिमम पेशेंट मेडिसिन से रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे आप बता रही, जैसे आपके किसी पिताजी को फायदा नहीं हो रहा है मेडिसिन से, तो जो पेशेंट को मेडिसिन देने के बाद भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है, उसमें फिर सर्जरी का ऑप्शन बचता है हमारे पास। सर्जरी लास्ट ऑप्शन जो है, और वो इज ऑलवेज इफेक्टिव आप कह सकते हैं इस तरह से। तो अगर आपको सपोज आपने पिताजी दोनों दवा जो मेन दवा है सब ट्राई कर ली गई है उनको, पर अगर बिल्कुल फ़ायदा नहीं मिल रहा है,
तो उस केस में आपको एक ऑप्शन है कि आपको सर्जरी का ऑप्शन रहेगा आपके पास। बट समझना पड़ेगा कि हाँ उनको दिक्कत क्या है। अगर सिर्फ रात में उठने की दिक्कत है तो उसके क्या कारण होता है कि मान लो ऐसा तो नहीं कि रात में यूरिन ज़्यादा बन रहा है उनके, तो फिर हम एक डायरी बनवा के देखते हैं कि उनके यूरिन का बनने का तरीका क्या है, दिन में ज़्यादा बनता है, रात में ज़्यादा बनता है, तो और चीज़ थोड़ा डीप में देखना पड़ता है इस चीज़ को। उनका फ्लो कैसा है, यूरिन रुकता कितना है ब्लैडर में, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर उनका फ्लो ठीक है, पेशाब रुकता नहीं है ब्लैडर में, अगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो हमारे पास और भी मेडिसिन आती है जो हम फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं और वो रात में सो पाएंगे उस तरीके से। तो सर, जैसा इन्होंने बोला कि इनके पिताजी को परेशानी है, लेकिन अगर सर्जरी के बाद जो है प्रोस्टेट हटा दिया गया है तो उस समय किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए अपनी, और साथ ही साथ हम आपसे ऐसे भी पूछेंगे कि किस तरीके से केयर करें अगर जिसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स है या उससे जुड़ी और भी प्रॉब्लम्स हैं। जी, जैसा हम बात करते हैं कि जो सर्जरी होती है ये अगेन 2 टाइप की होती है। अगर हम बिनाइन प्रोस्टेट की सर्जरी करते हैं जिसमें कि अगर कैंसर नहीं है, उस केस में हम दूरबीन से ऑपरेशन करके प्रोस्टेट को जो उसका मेन टिश्यू होता है उसको हम निकाल देते हैं, साइड से कैप्सूल छोड़ दिया जाता है और बल्क निकाल दिया जाता है ताकि रास्ता चौड़ा हो जाए। जनरली इसके बाद हम पेशेंट को 15 डेज पे या महीने भर में एक बार बुला के फ्लो चेक करते हैं कि सब कोई दिक्कत तो नहीं है, एंड 3 मंथ 6 मंथ फॉलो अप कर लेते हैं। अगर पेशेंट 3-6 महीने साल भर ठीक रहा तो यूजुअली आगे प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर प्रोस्टेट पूरा कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है तो उसको दोबारा ग्रो करता है, ये भी एक क्वेश्चन है कि हाँ दोबारा पेशेंट को, कई बार पेशेंट कहते हैं कि हमें दोबारा हो जाएगा। ये बात कहीं ना कहीं सही है कि प्रोस्टेट दोबारा ग्रो करता है, बट इट टेक्स टाइम। अगर आपका प्रॉपर सर्जरी की गई, पूरी ग्लैंड निकाल दी गई है तो 10-15-20 साल लग जाते हैं प्रोस्टेट दोबारा ग्रो करने में। ऐसा नहीं कि हाँ 2-4-5 सालों में दोबारा ग्रो नहीं करता, इतनी जल्दी ग्रो नहीं करता है। तो आपको बस स्टार्टिंग में 6 महीने साल भर फॉलोअप में रहना पड़ता है, क्योंकि सर्जरी के बाद स्ट्रक्चर के चांसेस होते हैं, तो उसके लिए हम बुला के फ्लो चेक करते रहते हैं। जहाँ तक बात है कैंसर के बाद, जो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ट्रीटमेंट में क्या क्या ऑप्शन है, तो बिनाइन केस तो हम दूरबीन से करते हैं, लेजर से भी करते हैं, आजकल दूरबीन द्वारा हो जाता है। जो कैंसर प्रोस्टेट के ट्रीटमेंट में हम आते हैं तो उसकी सर्जरी जो आजकल रोबोटिक्स द्वारा की जाती है, रोबोट और हमारे लखनऊ में रोबोट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे हम उस रोबोटिक सर्जरी द्वारा पूरी ग्लैंड को कम्प्लीटली बाहर निकाल देते हैं, और जो गैप बीच में हो जाता है ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच, उसको हम आपस में जोड़ देते हैं, सो दैट पेशेंट का जो डिजीज टिश्यू है, जो जहाँ कैंसर, वो पूरा निकल जाए और पेशेंट पूरी तरह क्योर हो जाए अगर पेशेंट स्टेज में आता है। ये पूरा जो इलाज है, जो प्रक्रिया है जो आपने बताई है, और जैसा कि हमारे जो कॉलर्स हैं जिन्होंने कॉल भी किया है, उम्मीद करते हैं कि उनकी भी जो प्रॉब्लम्स है उसका समाधान डॉक्टर वैद से आपको मिला होगा। इसी के साथ हम अपने सभी जो दर्शक हैं उनसे कहना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं आज इस विषय से जुड़ी हुई, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो हेल्थ टिप्स है। आइए बढ़ते हैं अपने इस सेगमेंट की ओर। डॉक्टर साहब, आज इस जो सेगमेंट है हेल्थ टिप्स में, इसमें हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे जो हमारे प्रोस्टेट के पेशेंट हैं उनको जो है किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें जो है आहार में लेनी चाहिए, और जिनकी सर्जरी हो गई है उनको अपनी किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए। जी देखिए, जैसे हम सब जानते हैं कि एक हेल्दी बॉडी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ऐसा ही दिया था कि निरोगी काया बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे आप अच्छा खाना खाएं। अच्छे खाने में प्रोस्टेट को स्पेशली हम कहते हैं फूड रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, है ना, लाइकोपीन, लाइक टमाटर हो गया, एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक आपके जो सब्जियां होती हैं, फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, इसमें अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके अलावा जो हमारे जो एक्सरसाइजेज उसको बोलते हैं कि आपको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, ऑलमोस्ट कहते हैं 30 मिनट्स फॉर 5 डेज अ वीक एटलीस्ट एक्सरसाइज करना चाहिए रेगुलर, ताकि आपका मोटापा ना बढ़े, बिकॉज फैट इटसेल्फ इज ए मेजर प्रॉब्लम जो आपके ब्लैडर के हेल्थ को प्रॉब्लम क्रिएट करता है फैट। तो आप मोटे ना हो, अपने वजन का ध्यान रखें। जितना आप एक्सरसाइज करें उतना चांस ऑफ कि शुगर भी कंट्रोल रहेगा आपका, बिकॉज अगर शुगर बढ़ जाती है, डायबिटीज बढ़ जाता है, तो भी आपकी यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, वो भी एक रीज़न होता है यूरिन प्रॉब्लम होने का। तो एंड जैसे मैं पहले बताया, स्मोकिंग, अल्कोहल, चाय, कॉफ़ी, ये 4 चीज़ ऐसे हैं जो आपके ब्लैडर को इरिटेट करते हैं और आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा देंगे। तो इन चीज़ों को आपको कम करना, ये छोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते जिसमें कि आप इन चीज़ों का सेवन ना करें, जो अच्छी चीज़ें होती हैं जिसमें कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गए, इसको अगर आप ज़्यादा लेते हैं अपने हेल्थ डाइट में, तो आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, तो दैट वे आप अपना भी हेल्थ का ख्याल और प्रोस्टेट का हेल्थ का भी ख्याल रख सकते हैं। सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर वैद, आप इतना कीमती समय निकालकर इस स्टूडियो आए, उसके लिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ साथ अपने दर्शकों से हम कहना चाहेंगे, देखिए ये तो आज हम बात कर रहे हैं प्रोस्टेट की, लेकिन ऐसे ही तमाम हेल्थ से जुड़े विषय हैं जिसमें हमेशा हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर स्वस्थ रहना है तो ये एक कॉमन सी चीज़ें हैं कि आपको अपनी डाइट को अच्छा रखना होगा, जो भी आप ले रहे हैं वो पौष्टिक आहार लीजिए,
पानी ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। और आजकल जो वेट की समस्या है, लेकिन देख रहे हैं कि मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो जितना आप वर्कआउट करेंगे उतना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। ये सिर्फ इसी विषय की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर विषय की बात कर रही हूँ जो हेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो कोशिश यही करिए कि अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, और इसीलिए आज इस कार्यक्रम में हमने आपके लिए खास विषय चुना था। फिलहाल तो अपने दर्शकों से हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आपकी इस विषय से संबंधित कोई भी जिज्ञासा, कोई भी और भी कुछ आप राय देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। आपके टीवी स्क्रीन पर सोशल मीडिया हैंडल्स के कई लिंक्स दिखाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। और फिलहाल तो आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करने की अनुमति अर्पित को दीजिए। फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।